पीएम मोदी ने जिस तरह से अपील की है कि 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? सरकार का ये स्टेटमेंट उन 55-56 लाख जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एक खतरे का संकेत दिखाता है। तो मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से थोड़े से खतरे के संकेत में आ रही है। चांदी भी गरीबों का सोना कहलाता था, इस समय उसके प्राइसेस चल रहे हैं 2,73,000 और आपको मैं बताऊं तो साल के अंत तक हम लोग इसके प्राइसेस देखेंगे 3.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं से संकट के बादल चौतरफा भारत की ओर घेर रहे हैं। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 1 साल तक देश के जितने भी नागरिक हैं कोशिश करें कि वो गोल्ड ना खरीदें, चाहे कोई भी समारोह हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, गोल्ड ना खरीदें। और इसके साथ ही कई सारे ऐलान भी किए हैं, जिसके बाद मार्केट में एक तरह से देखा जा रहा है कि अफरा तफरी मच गई है और इसे लेकर कई लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो आज इसी पर बात होगी। बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, पीएम मोदी ने जिस तरह से अपील की है कि 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? पहले तो आप ये बताइए। देखिए मेघा जी, सबसे पहले तो जो इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट आते हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही है तो मुझे एक पुरानी चीज़ याद आती है कि स्कूल कॉलेजेस में होता क्या था कि जब लोगों को कहा जाता था कि ये काम नहीं करना है तो लोग वही काम करते थे। और आपने देखा होगा कि जब से इस चीज़ की अपील करी प्रधानमंत्री जी ने, ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से आप देखेंगे तो सोने में ख़रीदारी बढ़ गई, चांदी में भी ख़रीदारी बढ़ गई, चांदी के प्राइसेस 10-12 हज़ार रुपये वहाँ से बढ़ गए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब है और क्या ये सही स्थिति है, देखिए इस समय भारत और अन्य देश एक इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहे हैं और उसकी पहली कड़ी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सोने और चांदी के प्राइसेस से। इस समय सोने और चांदी के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का निवेश बढ़ा है वो भारत की इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। और शायद इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी है लोगों से कि सोना ना खरीदें। क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बताऊँ तो भारत का जो सबसे इम्पोर्ट बिल है वो डिपेंडेंट है सिर्फ 2 चीज़ों पे। पहला आप जानती हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं, जो कि लगभग 182 बिलियन डॉलर के आसपास आपका बिल बैठता है। और साथ ही सोने को जो अगर इस पर जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगी कि करीब 700 से 800 टन सोना हर साल भारत में इंपोर्ट होता है। क्योंकि आपको शायद पता ना हो या फिर आपने ध्यान ना दिया हो, सोने का जो प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो सिर्फ है 1 टन। तो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक सेहत काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये अपील यहाँ पर लोगों से की है। तो ये इस अपील के बाद जिस तरह से देखा जा रहा है कि गोल्ड के रेट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या लगता है कि कितना सस्ता या महंगा हो सकता है सोना? देखिए इस सवाल आपका जो है वो मुझे ये समझ में आ रहा है, या तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि क्या सोने के दाम आगे गिरेंगे या बढ़ेंगे। जी। राइट। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, देखिए कैलकुलेशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले जो हालात हैं उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि सोने के दाम इमीडिएट बेसिस पर थोड़े से गिरते हुए नज़र आएंगे, लेकिन लंबा नहीं गिरेंगे। यानी कि आपको जैसे अभी सोने का दाम चल रहा है 1,53,000 रुपये, बहुत गिरा तो 1,30,000 से 35,000 के बीच से सोना वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। यानी कि सोने के दाम अगर गिरेंगे भी तो 1,30,000 और 35,000 के बाद वापस से लोगों का रुझान बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मेघा जी, आप खुद देखिए कि अगर कोई चीज़ आज 1,53,000 की मिल रही है और अचानक से 1,40,000 की मिलने लगे तो लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को भी डर शायद इसी बात का है कि लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोने के दाम जो गिर रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सितंबर अक्टूबर तक ही गिरे रहेंगे, क्योंकि सितंबर के बाद हमारे यहाँ डिमांड बढ़ जाती है, सोने के प्राइसेस बढ़ने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। और मूल कारण यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर देखें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि बिल्कुल कम नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, दूसरी तरफ है कि अब जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, चाहे आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा हो या फिर आप महंगाई के मुद्दे पर बात करें, तो कहीं ना कहीं से एक चिंता का विषय है और इसी वजह से सोने के प्राइसेस में वो आग आपको नज़र आ रही है।
जी, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐलान किया उसके बाद देखा गया कि किस तरह से स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरने लगी, तो आगे चलकर क्या लगता है, स्टेबल रहेगा या फिर मार्केट और नीचे गिरने वाला है? देखिए मेघा जी, मुझे लगता है कि सोने के बाद आपको चांदी भी ज़रूर पूछनी चाहिए थी, बिल्कुल, लेकिन सोना चांदी। चलिए हम लोग आगे लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट पे देखिए, अब आप जब अगर बात करें तो आपने पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट पे एक बड़ी गिरावट देखी है। इनफैक्ट अगर मैं लेवल्स के हिसाब से बताऊं तो 24,500 से निफ्टी गिरती हुई 23,500 पे आ गई है, यानी कि लगभग 4 से 5% की गिरावट आपने हाल फिलहाल में देख ली। स्टॉक्स का हाल उससे बुरा है, यानी कि अगर मैं ज्वेलरी स्टॉक की सिर्फ बात करूं तो 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है, चाहे आप टाइटन देख लीजिए, कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए। लेकिन मैं अगर बात करूं कि इस जो ये प्रधानमंत्री जी की अपील है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडस्ट्री में, तो आप एक चीज़ जान के चलिए कि लगभग 54 लाख लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं जो ज्वेलरी मेकिंग और ज्वेलरी के ऊपर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से थोड़े से खतरे के संकेत में आ रही है, और इसके 2 मायने हैं। पहला मायना ये है कि सरकार या तो अब आगे आने वाले समय में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि अगर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ी सी परचेजिंग कम करेंगे, सोना वापस से थोड़ा फिर से महंगा होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, यहाँ पर अभी जो इकोनॉमिक हालात हैं, और चूंकि गोल्ड बॉन्ड सरकार ने लॉन्च किए थे उनकी भी मैच्योरिटी आ रही है, तो वहाँ पर भी फिजिकल गोल्ड की डिमांड हो सकती है, और यही डर अब कहीं ना कहीं से सरकार की चिंता का विषय बना हुआ है। जी, आपने कहा सिल्वर पर बात करते हैं, तो सिल्वर पर भी चलिए बात कर लेते हैं कि कुछ दिनों मतलब पहले महीनों की अगर बात करें तो कुछ महीनों में सिल्वर के रेट काफ़ी ऊपर नीचे हुए, तो आगे चलकर इस ऐलान के बाद आपको क्या लगता है कि सिल्वर का रेट कहाँ तक जा सकता है? देखिए, अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछे तो मुझे सोना और चांदी, एक तरीके से सोना तो सोना ही है, लेकिन चांदी भी गरीबों का सोना कहलाता था, और वो इतना महंगा हो गया कि अब आप खरीद नहीं सकते हैं। जी। इस समय उसके प्राइसेस चल रहे हैं 2,73,000, और आपको मैं बताऊं तो साल के अंत तक हम लोग इसके प्राइसेस देखेंगे 3.5 लाख रुपए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री का यूज़ बढ़ गया है। आपको मैं बताऊं, फिजिकल अगर आप चांदी को कंपैरिजन करें तो अब चांदी में 2 फंडामेंटल चेंजेस आपको नज़र आए। पहला कि यूएस में इसको रेयरेस्ट मेटल घोषित कर दिया, और साथ ही चाइना ने सिल्वर के उस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी। रेयरेस्ट मेटल का क्या मतलब होता है? रेयरेस्ट मेटल का मतलब ये होता है कि अब आप उसको ऐसा परचेज नहीं कर सकते, और ऐसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, यानी कि आप ट्रैवल में भी आप एक क्वांटिटी लिमिटेड लेके जा सकते हैं। और यही सेम चीज़ चाइना पिछले 1 साल से कर रहा है कि उसने सिल्वर की खपत जो है वो बढ़ा रखी है, और उसकी रिस्ट्रिक्शन भी डाल रखी। इसी वजह से सिल्वर में आपने जो सिल्वर 30-35 हज़ार या 60 हज़ार पे थी, वो आप 2 लाख आज 75 हज़ार पर देख रहे हैं। और ये सेंटिमेंट अभी और आगे बढ़ेगा, यानी कि सिल्वर 3.5 लाख रुपए तक फिर से वापस आसानी से होती हुई नजर आएगी। मतलब सिल्वर के दाम और भी महंगे होने वाले आने वाले समय में। और अगर पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए तो पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल को बचाइए, जितना से जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की बात कही है यहाँ पर पीएम मोदी ने। तो एक तरह से देखा गया है कि अभी ईरान और जिस तरह से अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं लंबा खींचने वाला है, ये तो साफ सब ने ये चीज़ समझ ली है। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है, और एक तरह से ये चेतावनी है कि आगे चलकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी अपील कर रहे हैं? देखिए मेघा जी, आपके सवाल जो हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन इसमें कई चीज़ें छिपी हुई हैं। मैं एक एक करके ब्रेक थ्रू करता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, आपने वॉर की बात की तो पहला पॉइंट वॉर पे उठाते हैं। आप एक चीज़ समझिएगा कि वॉर, हमने एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो आपने रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर देखी, वो सबके लिए एक सबक था कि उसका हश्र क्या होगा। आपने यूक्रेन और रशिया दोनों कंट्रीज को बर्बाद होते हुए देखा है, और अभी भी उसकी सीमाएं खत्म नहीं हुई हैं। वहाँ पर जो क्राइसिस चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पर साफ साफ नज़र आ रहा है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो यूएस ने यहाँ पर शुरू किया उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अभी तो सिर्फ हमारे किचन में कुछ दिन पहले एक ट्रेलर आया था, जैसे मूवी से पहले ट्रेलर आता है ना, वैसा एक ट्रेलर, गैस का ट्रेलर आया था। एग्जैक्टली।
अब आप सोचिए कि ये गैस का ट्रेलर जब पेट्रोल के ट्रेलर में बदल जाए, डीजल के ट्रेलर में बदल जाए, और साथ ही अभी तो ये है, लेकिन फिर उसके बाद आपकी जो ज़रूरत एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं उन पे बदल जाए तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। अभी के जो हालात हैं वो धीरे धीरे करके और ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। यूएस कि जहाँ तक पॉलिसी की बात करें, जिस हिसाब से आप देखते हैं कि स्टेटमेंट आता है, फिर स्टेटमेंट बदल जाता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है, ये अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी गोल्ड परचेजिंग। अब आपको मैं एक डेटा देता हूँ, पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व किसने बढ़ाए हैं आपको बताऊं तो वो हैं रिजर्व बैंक से। इंडिया का रिजर्व बैंक ने तो कम बढ़ाया होगा, लेकिन यूएस और चाइना ने जी। रशिया, इन लोगों ने अपने गोल्ड रिजर्व को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं से शायद उनको जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो है वो इशारा नज़र आ रहा था और उन्होंने पॉलिसी यहाँ पर बदली। आपने बात की कि भारत में हालात, देखिए भारत डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर। ओपेक कंट्रीज से क्रूड ऑयल की सप्लाई यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आ रही है। इनफैक्ट भारत के क्रूड ऑयल की बास्केट की बात की जाए तो वो और हायर प्राइसेस पर है। अगर रिजर्व की बात करें तो भारत ने पिछले 15 सालों में जो एक काम बहुत धीरे किया है वो ये किया है कि उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व के लिए कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि शायद कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती। एग्जाम्पल के लिए चाइना की बात करते हैं। चाइना की पॉपुलेशन बराबर में है जी। उन्होंने अपना रिजर्व 75 दिन का इकट्ठे कर रखा है और इनफैक्ट ज़रूरत पड़ी तो वो 6 महीने तक अपने रिजर्व को कर सकते हैं। भारत का रिजर्व सिर्फ 45 दिनों का है। तो आप इस प्रॉब्लम को समझ सकती हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का सीधा सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब है सीधे सीधे हमारे किचन से शुरू करिए और लग्जरी लाइफ तक लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं से ये चिंता का सबसे बड़ा विषय है। अब आते हैं रुपए की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा हो रहा है। रुपया इस समय जिस तरीके से 100 के पास पहुंच चुका है, ये संकेत दिखाता है कि आपके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कंटिन्यू घटते जा रहे हैं। पहले हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो था वो 680 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि घट रहा है। सरकार की चिंता वहाँ से शुरू हो रही है और इसीलिए क्योंकि आप 182-85 बिलियन डॉलर आप क्रूड ऑयल परचेज करते हो, साथ ही 700 टन का सोना, यानी कि भारत की इकॉनमी का आधे से ज़्यादा खर्च डॉलर का यहाँ पर चला जाता है। इसीलिए सरकार के लिए सरकार इस पे चिंता का विषय लगा रही है। और अगर कच्चे तेल के दाम यहाँ पर बढ़े तो उसका सीधा इम्पैक्ट भारत की इकॉनमी पर और भारत के आम नागरिक की थाली पर आपको साफ साफ नजर आएगा। जी। और ये जो संघर्ष चल रहा है ये लंबा खिंचने वाला है, ये तो अब सबने अंदाज़ा लगा लिया है। तो क्या भारत इसमें लेट हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जाके ये ऐलान किए हैं और ये कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि हमारे पास कितना रिजर्व है। तो सरकार कह रही थी सब सही है, हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है, हम अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले गैस पर इसका असर दिखा और अब पेट्रोल डीजल को लेकर भी पीएम मोदी बात कर रहे हैं और साथ ही सोने को लेकर भी बात कर रहे हैं। तो क्या ये ऐलान करने में देरी हुई है या अभी सही टाइम है ये ऐलान करने का? देखिए मेघा जी, कहीं ना कहीं से देरी तो हुई है और देरी इस तरीके से हुई है कि आप ये मान के चलिए कि अगर इसका ऐलान जब, चूँकि भारत में पॉलिटिकल बहुत से चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा कि अभी स्टेट्स इलेक्शंस थे और उसके बाद तो सेंटिमेंट को देखकर सरकार यहाँ पर पब्लिक के हिसाब से थोड़े डिसीजंस लेती है। मुझे लगता है ये तो नॉर्मल है, सभी गवर्नमेंट यही करती हैं। लेकिन हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सिचुएशन है उसको मोदी जी ने थोड़ा सा लेट जो है वो अपडेट, लोगों की तरफ पैनिक बढ़ा है और अगर ये धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचती तो शायद ज़्यादा आसान होता। तो कहीं ना कहीं से लेट हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर और बड़ा हो सकता है। वही भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं? देखिए फिलहाल जो स्टॉक मार्केट की स्थिति है, जो बॉन्ड की स्थिति है और जो इस समय इकोनॉमिक हालात हैं वो काफ़ी हद तक भारत के लिए एक चिंता का विषय है। आगे आने वाले टाइम पर इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ है हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल एल नीनो पर बहुत डिपेंडेंट है और मुझे लगता है कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा यहाँ पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से संकट के बादल चौतरफा भारत की ओर घेर रहे हैं।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ और, व्यापारियों को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगी कि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, लेकिन इस गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने व्यापारी हो या कर्मचारी हो, जो लोग कारीगर हैं, उन लोगों की क्या राय है कि आपको क्या लगता है उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा। 1,53,000 के प्राइस पहुँचने के बाद आपको मैं बताऊं तो गोल्ड के व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान है, क्योंकि गोल्ड का रेट इतना बढ़ जाए तो ऑब्वियसली है कि बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इस परेशानी से जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ये जो लोग सोचते हैं कि सोने चांदी के जो कारोबारी हैं उन्होंने बड़े पैसे बनाए होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने बहुत पैसे बनाए होंगे, क्योंकि आज का समय जो है वो गोल्ड के प्राइसेस में इतनी वोलेटिलिटी कि आपका एक गलत डिसीजन आपको का बिजनेस वाइप आउट हो सकता है। यानी आपने सपोज करिए कि अगर आपने सोने की इन्वेंट्री रखी हुई और 10,000 प्राइसेस गिर गए, तो मुझे लगता है कि 10,000 पर तोले पे अगर प्राइसेस गिरते हैं और अगर आपने 2 किलो की डिलीवरी लेकर रखी तो आप जितना मार्जिन नहीं कमा पाएंगे उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री इससे ऑलरेडी जूझ रही थी। सरकार का ये स्टेटमेंट उन 55-56 लाख जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एक खतरे का संकेत दिखाता है। लेकिन सरकार के यहाँ जो स्टेटमेंट आए अगर आप उनको देखें तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री के हालात हैं। आप देखिए कि ये इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो एक आम नागरिक है, जैसे उन्होंने कई स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सरकार ने अभी इंडिकेशन किया है, और चूंकि हमारी एक आदत है मेघा जी कि हम सुनने पर उतना बिलीव नहीं करते, जब डंडे पड़ते हैं तो ज़्यादा असर आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ का नोटिफिकेशन या तो प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा, क्योंकि हमने एक सबक सीखा है, हमने सबक कोविड में सीखा है कि हम काम तो कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो इंथू होना चाहिए। तो इस चीज़ को हर आम आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और साथ में कंपनियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वाकई में अगर आप भारत को बुलंद देखना चाहते हैं तो इस समय तस्वीर काफ़ी जो है वो ख़राब हालात में है। और ख़ास तौर से जब आप कंपैरिजन कर रहे हो वर्ल्ड से, तो वहाँ पर आप भारत को मजबूत दिखा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हालत में है और उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे लोगों तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा। तो आपका कहना है कि सॉफ्ट अपील से बात नहीं चलेगी, अब मतलब नोटिफिकेशन या कुछ एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने तो बोल दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसे इम्प्लीमेंट कर ही ले, तो इसके लिए गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक एक्शन लेने का मतलब है कि आपको उसमें सॉफ्ट तरीका ही रखना चाहिए, लेकिन थोड़े से कंपलसरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच में जब हालात ख़राब होते हैं, जैसे दिल्ली का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ दिल्ली में हैं, आप देखती हैं कि जब भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो उसमें कई ऑप्शंस सरकार रखती है, ऑड और इवन वाले ऑप्शंस रखती है। तो इस तरीके के आप हफ्ते में एक दिन ही सिर्फ आप किसी भी कंपनी से अपील कर सकते हैं कि वो वीक ऑफ करके या फिर वर्क फ्रॉम होम करके इस तरीके की चीज़ों को करना और देश के हित में करना, मुझे लगता है कंपनियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूसरी तरफ देखिए, एक चीज़ समझ कर चलिए कि इस समय यूएस और यूरोजोन जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है, और इसका साफ साफ एग्जांपल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो आपको जो इकोनॉमिक सिनेरियो होते हैं उसके खतरे भी साफ साफ नज़र आते हैं। आप यूएस और यूरोजोन पे आप देखें तो वहाँ पर नौकरियों के जो हालात हैं वो भारत से भी कई गुना पुअर हैं, लेकिन उनके पास रिजर्व है, वहाँ पर लोग ना काम करते हुए भी वहाँ पर सब्सिडीज़ मिलती हैं, बहुत से ऐसे वर्क हैं जिसको सपोर्ट मिलते हैं। लेकिन क्या भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि अभी जो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट भारत का सबसे पहला इंडिकेटर होता है जो कि आपको इंडिकेट कर देता है कि इकॉनमी के हालात क्या हैं, और वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है हमारे यहाँ की ऑटो ग्रोथ, यानी कि जो आप ऑटोमोबाइल पे ग्रोथ देखते हैं या जिस तरीके से गाड़ी की परचेजिंग देखते हैं, अगर आप उसको देखें तो आप भारत की जो है वो लोगों की रहन सहन का आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर अब उस ऑटो इंडस्ट्री पे आपको साफ साफ रिसेशन का दौर दिख रहा है, और
यूएस मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़े हो सकते हैं। अच्छा, आपने जॉब को लेकर बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आगे चलकर जॉब पर भी खतरा आएगा? क्या नौकरियाँ भी जा सकती है? मेघा जी, मैं आपको बताऊं तो पिछले 3 सालों में, मैं एक डेटा आपको इसलिए फिर से देता हूं क्योंकि लोगों को डेटा पे यकीन जी, होता बिल्कुल। है, अदरवाइज तो व्हाट्सअप और इंस्टा पे बहुत सी रील चलती हैं और कई बार तो मैंने भी अपनी रील देखी है, तो मुझे लगता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी रील काटे वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे। आप अगर मैं आपको बताऊं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें आपने देखा होगा किसी ने 92 में 93 में टीसीएस इन्फोसिस पर निवेश जी। किया था और आज वो करोड़ों के मालिक हैं। जी। सुना होगा आपने, वीडियो भी देखा होगा। मैं आपको बताऊं तो वही आईटी इंडस्ट्री पिछले 3 सालों में 40% से ज़्यादा नेगेटिव है। जी। सिर्फ एआई के खतरे के नाम पर कंपनियां अपने यहाँ से बहुत से एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल रही हैं और नौकरी का खतरा, यानी नौकरी जैसा स्टॉक में नौकरी का खुद खतरा नज़र आ रहा है। आप आईटी कंपनीज में आप टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सब की बात करें तो इनमें ऑलरेडी वो ले ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पहला इंडिकेशन है। अब आपको यही सेम जो है वो अदर इंडस्ट्री, यानी कि अब फाइनेंशियल और एनबीएफसी के नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेगा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शुरू होता है कि जब इस तरीके से हमारी, चूंकि ज़्यादातर इकॉनमी, खासतौर से आज जब कोई बंदा जॉब करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो जॉब करता है और जॉब करते ही उससे कहीं ज़्यादा का लोन ले लेता है। ईएमआईज़ पर दुनिया चलने लगती है। अब वो ईएमआईज़ का खतरा ऐसे समय पर बहुत बढ़ जाता है, यानी कि बैंक के एनपीएज और एनबीएफसीज के एनपीएज यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं और ये एक चेन रिएक्शन होगा जो कि मुझे लगता है कि इकोनॉमी पर बड़ा खतरा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। जी, और यहाँ पे मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि पीएम मोदी ने जो जो यहाँ सुझाव दिए हैं, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये सुझाव सही है या इसमें कुछ और भी सुझाव आप दे सकते हैं, 4 पॉइंट्स कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आगे चलकर स्टेबल हो सके इकोनॉमी? और पीएम मोदी ने जो सुझाव दिए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव है, काफ़ी है, या फिर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मेघा जी, इसके लिए तो पूरा एक एपिसोड आपको फिर से शूट करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। और उसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एजुकेशन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, आप मेडिकल के बारे में जानते हैं, आपका अगर कोई केस फंसता है तो आप वकील के पास जाते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक फाइनेंशियल जो जर्नी है, जैसे आपका जो सवाल है वो बेसिक मैं इसलिए टर्न कर रहा हूँ कि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। आज आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है कि मैं यहाँ पर आज जॉब कर रही हूँ और मेरी आगे की प्लानिंग, यानी कि आगे की प्लानिंग क्या है कि अब आप स्टूडेंट लाइफ क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आज बढ़ जाती है कि अब आपकी आगे मैरिज होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके अपने गोल हैं, आपको मकान खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपकी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, क्योंकि अब वो पेंशन वाली स्कीम खत्म हो चुकी है तो एनपीएस आ गया है। तो आपके वो सारी चीज़ों की ज़रूरतें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जिस हिसाब से हालात बदल रहे हैं, लॉन्ग टर्म जैसी कोई चीज़ अब रह नहीं गई है, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। अब आते हैं कि मोदी जी ने जो इंडिकेट किया, देखिए मोदी जी ने सिर्फ अभी एक इंडिकेशन दिया है, इसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। सबसे पहले अपने जैसे सरकार ने पहली अपील क्या की है कि आप विदेशों में घूमना फिरना कम करिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पॉकेट को सेव करिए और आप थोड़ा घूमना कम कर दीजिए। अब घूमने की बात, जैसे मतलब इन जनरल घूमना कम इन करें। जनरल थोड़ा सा अच्छा। आप अपनी कॉस्ट कम करिए, थोड़ा सा इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए नहीं, अपनी पॉकेट में सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा कम कर दीजिए। दूसरी तरफ है थोड़ा कंजर्वेटिव, कभी कभी हर समय अच्छा नहीं होता, आप कंजर्वेटिव रह सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जहाँ पर अपील करी कि आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, आप अपनी आदत बदल लीजिए। आप हफ्ते में 5 दिन अगर ट्रैवल अपनी गाड़ी से कर रहे हैं तो एक दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, या फिर नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप पूल करके जाइए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर ऑफिसेज में 2-4 लोग एक साथ एक तरफ ही रहते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके के ऑप्शंस। और दूसरा, सरकार ने जो यहाँ पर बात की है कि आपको इकोनॉमिक सपोर्ट करना है। इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब है कि आप अपने डॉलर और बाहर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़ा कम करिए। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब आप थोड़ा कैश रिच रहिए। कैश रिच होने का मतलब है कि
आप जहाँ पर बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे या आप जो उम्मीद कर रहे थे कि आपको बहुत रिटर्न्स मिल सकते हैं, मुझे लगता है वहाँ पर थोड़े अपने पैर को पीछे खींच लीजिए और थोड़ा रुक कर एक बार सोचिए कि अगर इकोनॉमिक हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे तो आपका बैकअप प्लान क्या है। जी। और मतलब मिला जुला कर यही है कि आप जो है इस साल सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दें, खर्चे कम करें और जो भी सैलरी है उसको अच्छे से बचाकर और सही तरीके से इस्तेमाल करें और आगे के लिए सोच कर इस्तेमाल करें। ये पूरे साल भर की यही मिली जुली मतलब हिसाब किताब यही देखने को बिल्कुल मिलती मेघा जी, और एक लास्ट में आपके पॉडकास्ट से एक चीज़ ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि बात सोने की स्टार्ट हो रही जी। थी और आपके भी यहाँ पे कैमरा के पीछे और बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि जानना चाहते हैं सोना खरीदें या नहीं खरीदें। जी। देखिए, सोने और चांदी का रेट डिसाइड कर लीजिए। सोने का रेट 1,30,000 से 35,000 आ जाए तो किसी से मत पूछिए, चुपचाप जाकर खरीदिए और अपने बैकअप प्लान में। अब आपके पास ऑप्शन है। अब आपको मैं पहला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जाकर सोना ही खरीदिए। बेटर ऑप्शन है कि आप सोने के जो बॉन्ड्स हैं उस पर आप SIP कर दीजिए। आज सोना आपको पता है कि आप निवेश करने जाएं तो आप 145 रुपए से भी सोना खरीद सकते हैं। आप जाके गोल्ड 20 खरीद सकते हैं या सिल्वर 20 खरीद सकते हैं। सिल्वर 20 200 रुपये का है, 230 रुपये का है, जाके खरीदिए। तो आप एज अ SIP आप 1,30,000 के पास सोना आए तो ज़रूर खरीदिए, क्योंकि सोने के प्राइसेस आगे आने वाले समय पे बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं सिल्वर की भी। आप कहिए तो मैं सिल्वर के भी जवाब दे दूं। सिल्वर अगर खरीदना चाहते हैं तो जैसे गोल्ड 20 बताया वैसे ही सिल्वर 20 की SIP जरूर करिए। अभी चल रहा है 2,75,000। थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहिए। जिस दिन 2,30,000 से 2,50,000 के पास आता है उस दिन किसी से मत पूछिए, किसी को मत बताइए, किसी से ये मत कहिए कि आप सोने और चांदी में SIP कर रहे हैं। चुपचाप जाकर SIP कर दीजिए और सबसे कहिए अभी लेने का टाइम नहीं है और नीचे आने वाला है। मतलब आपका कहना है कि सोना बस और चांदी जो है इतनी ही प्राइस तक नीचे जाएगा और उसके बाद लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इतने प्राइस तक इंतजार करो और उसके बाद खरीद लो। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो रेट तो आगे बढ़ना ही है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी एडवाइस यहाँ पर डॉक्टर रवि सिंह ने दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके काम आई होगी। और इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, इतनी अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए हमारे ऑडियंस को। और फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।